हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन ए टू जेड क्लासेस। मैं शिवांग और आज मैं एक न्यू लेक्चर्स की सीरीज स्टार्ट करने वाला हूं। इस पे हम पॉलिटी को पढ़ेंगे अच्छे तरीके से। पॉलिटी के जितने भी टॉपिक्स है उनको हम डिस्कस करेंगे। उसके साथ ही जो भी पर्टिकुलर टॉपिक है पॉलिटी का, उससे रिलेटेड जो भी एमसीक्यूज आए हुए हैं प्रीवियस आपके जो यूपीएससी के क्वेश्चन पेपर है उसमें, उनको हम साथ साथ ही सॉल्व करेंगे। और उसके साथ ही जो भी मेंस में जो भी पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं हम किस तरीके से स्टार्ट करने वाले। तो जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे हम ये जो एक्ट है आपके, उनके बारे में सबसे पहले डिस्कस करेंगे। उसके बाद में धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, तो जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका एक्ट दिख रहा है, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। ये आपका दिख रहा है फिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले पर्टिकुलर जो टॉपिक है उसको कवर करेंगे और इसके साथ ही उससे रिलेटेड जो एमसीक्यूज है वो तुरंत सॉल्व करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 का एमसीक्यूज जो प्रीवियस ईयर में आया हुआ है वो यहाँ पे दे रखा है। उसके साथ ही यहाँ पे आपका जो फिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784 से रिलेटेड जो एमसीक्यू आया है वो भी यहाँ पे दे रखा है। तो इसी तरीके से जितने भी टॉपिक्स हैं उन टॉपिक्स को हम कवर करेंगे और उनसे रिलेटेड जो भी एमसीक्यू है उसको हम तुरंत के तुरंत सॉल्व करेंगे। और लास्ट में जैसे ही लेक्चर का एंड होने को होगा, जितने भी मेंस में क्वेश्चन आए हुए हैं उन सभी क्वेश्चंस को हम एक साथ में डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से अप्रोच करनी है, किस तरीके से हमें आंसर राइटिंग करनी है। ठीक है, और ये जो भी एमसीक्यू सॉल्व करने का तरीका है वो हम एक साथ इसलिए करेंगे क्योंकि मोस्टली क्या होता है, लोग पहले पढ़ लेते हैं और उसके 2-4 दिन बाद में जो एमसीक्यू है उनको सॉल्व करने को बैठते हैं। तो होता क्या है कि वो सब का सब दिमाग से निकल जाता है। तो हमें क्या करना है कि जो भी टॉपिक है उसको साथ में ही पढ़ना है और साथ में ही जो एमसीक्यू है उसको सॉल्व करना है। और उससे रिलेटेड जो भी बेस के क्वेश्चन है उनको हम तुरंत ही लास्ट में जब डिस्कस करेंगे तो 1-2 दिन में हमें उनको राइटिंग भी कर लेना है। ओके, तो इस तरीके से करेंगे तो अच्छे तरीके से जो हमारा पर्टिकुलर जीएस का टॉपिक है वो बहुत अच्छे तरीके से स्ट्रांगली प्रिपेयर हो जाएगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं यहाँ पे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में बात करेंगे कि जो भी हमारा पॉलिटिकल सिस्टम है, ठीक है, किस तरीके से स्टार्ट हुआ, क्या क्या हिस्टोरिकल बैकग्राउंड था। सबसे पहले हम देखेंगे कंपनी रूल को, जो कि आपका 1773 से 1858 तक चला। ठीक है, तो कंपनी रूल के टाइम पे जो भी एक्ट आए हुए थे उन सभी एक्ट को हम एक एक करके देखेंगे। ठीक है, और उनको डिस्कस करेंगे और उनसे रिलेटेड जो भी एमसीक्यूज है उनको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं यहाँ पे रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, तो ये आपका था टू रेगुलेट ईस्ट इंडिया कंपनी। ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसको रेगुलेट करने के लिए ये आपका जो एक्ट था वो बनाया गया था, जिससे कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो अपनी मनमानी ना कर पाए। एक पर्टिकुलर कुछ रूल्स बनाए जाए, कुछ लॉस बनाए गए जिसके अंडर ही वो अच्छे तरीके से अपना जो वर्क है वो कर पाए। उसके साथ ही इसमें बात हुई थी सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन की। जो एडमिनिस्ट्रेशन होगा वो सेंट्रलाइज्ड होगा, मीन्स जितनी भी पावर्स होगी वो सभी की सभी ईस्ट इंडिया कंपनी के पास में ही रहेंगी। और उसके साथ ये जो आपका गवर्नर ऑफ बंगाल था उसको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया था रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 में। और जो आपके गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बने थे वो फर्स्ट जो थे वो आपके थे लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग। और उसके साथ ही रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 में एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाई गई थी जिसमें 4 मेंबर्स थे। और उसके साथ ही यहाँ पे जो कैलकाटा जो है वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट को स्टेब्लिश किया गया था 1774 में इसी एक्ट के अंदर। उसके साथ ही क्या हुआ कि अगर आप देखेंगे जो आपका रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 था उसके आने से पहले ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसको बहुत कम प्रॉफिट होता था। मोस्टली जो इंडिविजुअल्स थे उनको प्रॉफिट ज्यादा होता था क्योंकि वहाँ पे बहुत ज्यादा प्राइवेट ट्रेड चलता था, ब्राइब वगैरह चलती थी। तो ये जो आपका एक्ट था इसने क्या किया, जो प्राइवेट ट्रेड एंड ब्राइब था उसको क्या कर दिया, प्रोहिबिट कर दिया, उसको एबॉलिश कर दिया कि ये अब नहीं होगा। उसके साथ ही यहाँ पे एक बॉडी बनाएगी जिसको बोला गया कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। ये जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर है ये क्या करेगा, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उसको रिपोर्ट करेगा, जो भी रेवेन्यू, मिलिट्री या सिविल अफेयर्स से रिलेटेड जितनी भी चीजें होंगी उन सभी के बारे में ये ब्रिटिश गवर्नमेंट को जाके रिपोर्ट करेगा कि वहाँ पे ये क्या कैसा चल रहा है। ठीक है, अब हमने यहाँ पे देख लिया रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। अब हम क्या करेंगे, इससे रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर्स में ये जो एमसीक्यू आया हुआ है इससे रिलेटेड उसको भी हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 से रिलेटेड एमसीक्यू। यहाँ पे बोल रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट।
फर्स्ट स्टेटमेंट में बोल रहा है कि वॉरेन हेस्टिंग्स वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल हु एस्टैब्लिश्ड अ रेगुलर पुलिस फोर्स इन इंडिया ऑन अ ब्रिटिश पैटर्न। ये जो वॉरेन हेस्टिंग्स है ये पहले गवर्नर जनरल थे जिन्होंने ब्रिटिश पैटर्न के बेस पे फर्स्ट टाइम रेगुलर पुलिस फोर्स को एस्टेब्लिश किया था। ये तो जो फर्स्ट वाली स्टेटमेंट है ये आपकी रॉन्ग स्टेटमेंट है, क्योंकि ये जो थे आपके लॉर्ड कर्जन थे, ठीक है, ना कि आपके वॉरेन हेस्टिंग्स थे। ठीक है, तो जो फर्स्ट वाली स्टेटमेंट है ये आपकी बिल्कुल रॉन्ग हो जाती है। तो फर्स्ट वाली स्टेटमेंट के रॉन्ग होने से आपका ये जो ए ऑप्शन है, सी ऑप्शन है और आपका ये डी ऑप्शन है ये आपके कैंसिल हो जाएंगे और आपका जो राइट है वो आपको हो जाएगा बी 2 एंड 3। ओके, अब हम देख लेते हैं सेकंड स्टेटमेंट को। सेकंड स्टेटमेंट में बोल रहा है कि सुप्रीम कोर्ट वाज एस्टेब्लिश्ड एट कैलकाटा बाय रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। तो ये जो है मैंने आपको पढ़ाया जस्ट अभी कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंडर में ही ये जो सुप्रीम कोर्ट था कैलकाटा में वो एस्टेब्लिश किया गया था। उसके बाद थर्ड स्टेटमेंट को अगर आप देखेंगे बोल रहा है कि इंडियन पीनल कोड केम इनटू इफेक्ट इन ईयर 1860। ये जो इंडियन पीनल कोड था ये 1860 में इफेक्ट में आया। तो आप देख सकते हो आपका जो कोड है ये ड्राफ्ट किया गया था 1860 में फर्स्ट लॉ कमीशन की रिकमेंडेशन पे। ठीक है, तो ये जो थर्ड वाली स्टेटमेंट है ये भी आपकी बिल्कुल ठीक है। तो इस तरीके से आपने देख लिया कि जो रेगुलेटिंग एक्ट है 1773 का उससे रिलेटेड एमसीक्यू प्रीवियस जो यूपीएससी के क्वेश्चन है उनमें आ चुका हुआ है। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको क्या करना है कि जितने भी एक्ट्स हैं उनको अच्छे तरीके से आपको स्टडी करनी है, उनके जो फैक्ट्स वगैरह है उनको याद रखना है, क्योंकि ऐसे ही नेक्स्ट भी क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो हम इस तरीके से अगर प्रैक्टिस करेंगे तो इजीली उनको सॉल्व कर पाएंगे। अब नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ पे जो है पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। तो पिट्स इंडिया एक्ट में अगर आप देखेंगे यहाँ पे बोल रहा है कि डिस्टिंग्विश्ड कॉमर्शियल एंड पॉलिटिकल फंक्शन। ये जो पिट्स इंडिया एक्ट था 1784 का इसने क्या कर दिया कि जो कॉमर्शियल फंक्शंस थे और जो पॉलिटिकल फंक्शंस थे दोनों को अलग अलग कर दिया। ठीक है, इसके लिए क्या किया उन्होंने दो बॉडीज बनाई, एक बनाई बीओसी जिसको बोर्ड ऑफ कंट्रोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ओके, और नेक्स्ट जो आपकी बॉडी बनाई वो आपकी बनाई सीओडी, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। यहाँ पे आप दे सकते हैं, ये दे रखा है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। तो जो आपका बीओसी जो था बोर्ड ऑफ कंट्रोल था उसको दिए गए पॉलिटिकल, सिविल, मिलिट्री और रेवेन्यू अफेयर्स। ठीक है, इससे रिलेटेड जो भी चीजें होगी वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल हैंडल करेगा, बोर्ड ऑफ कंट्रोल डील करेगा। और जो कॉमर्शियल अफेयर्स थे वो सभी के सभी दे दिए गए सीओडी के अंडर। ठीक है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के अंडर। और ये जो सिस्टम था, ये जो दो बॉडीज बनाई गई थी बीओसी बोर्ड ऑफ कंट्रोल और सीओडी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, इसी को बोला गया सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट। ठीक है, तो ये बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि जो सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट है ये क्या है। तो सिंपल सी बात है कि ये जो दो बॉडीज बनाएगी जो भी कॉमर्शियल और पॉलिटिकल फंक्शन डिस्टिंग्विश करेंगे उनको हैंडल करने के लिए, जो कि थी बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। इन्हीं दो बॉडीज का जो सिस्टम था इन सभी फंक्शंस को रेगुलेट करने का, उसी को बोला गया सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट। उसके साथ ही क्या किया कि जो इंडियन टेरिटरीज थी उनको बोल दिया गया ब्रिटिश पजेशंस इन इंडिया। ठीक है, और नेक्स्ट जो आपका है ब्रिटिश गवर्नमेंट हैव सुप्रीम कंट्रोल ओवर कंपनीज अफेयर। जो भी कंपनीज के अफेयर थे उन पे जो सुप्रीम कंट्रोल है जो आपका है ब्रिटिश गवर्नमेंट का रहेगा, क्योंकि यहाँ पे जो भी ईस्ट इंडिया कंपनी थी वहां पे बहुत सारे फ्रॉड वगैरह हो जाते थे, ब्राइब वगैरह की केसेस आ जाते थे। तो इस वजह से क्या हुआ कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसने बोला कि अब जो सुप्रीम कंट्रोल रहेगा वो मेरा रहेगा, कि जो भी चीजें की जाएंगी वो मुझसे पूछ के ही की जाएंगी, मुझसे परमिशन लेके एक तरीके से की जाएंगी। ओके, तो ये आपका था पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784। अब हम देख लेते हैं इससे रिलेटेड एमसीक्यू। इससे रिलेटेड एमसीक्यू आप देखेंगे यहाँ पे ये दे रखा है, इसमें बोल रहा है कि ये जो लिस्ट 1 है इसमें आपके दे रखे हैं एक्ट्स, और जो लिस्ट 2 है उसमें एक्ट्स से रिलेटेड जो भी प्रोविजन है वो दे रखे हैं। तो बोल रहा है इनको क्या करना है, इनकी मैचिंग करनी है। ठीक है, तो मैचिंग से रिलेटेड ये जो एमसीक्यू है इस तरीके की भी आ जाते हैं, तो इनको इजीली हम आसानी से कर सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से। तो यहाँ पे आपको मैंने पढ़ा दिया पिट्स इंडिया एक्ट, ठीक है, और दूसरा हमने पढ़ा दिया आपको रेगुलेटिंग एक्ट। ये जो दो एक्ट है चार्टर एक्ट 1813 और आपका जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, ये मैंने आपको अभी नहीं पढ़ाए हैं, लेकिन फिर भी हम इन्हीं दो ये जो आपको एक्ट पढ़ाए हैं उनके बेस पे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आप देखेंगे पिट्स इंडिया एक्ट। तो पिट्स इंडिया एक्ट में अगर आप देखेंगे फर्स्ट वाला स्टेटमेंट बोल रहा है कि सेट अप अ बोर्ड ऑफ कंट्रोल इन ब्रिटेन टू फुली रेगुलेट द ईस्ट इंडिया कंपनी।
ठीक है। तो ये जो फर्स्ट वाली स्टेटमेंट है बिल्कुल डी से मैच हो जाती है, क्योंकि मैंने अभी आपको पढ़ाया पिट्स इंडिया एक्ट में ये आपका जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल और आपका कोर्ट ऑफ डायरेक्टर दो बॉडी आपकी बनाई गई थी। ठीक है, तो आपका ये जो डी है डी का वन हो जाएगा। अब डी का वन होने से आपका ये जो बी वाला ऑप्शन है और जो आपका डी वाला ऑप्शन है ये आपके कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट में मैंने आपको पढ़ाया है एक रेगुलेटिंग एक्ट। अब आप देखेंगे यहाँ पे सेकंड वाला कंपनी स्टेट मोनोपोली इन इंडिया वाज एंडेड, तो ये तो मैंने रेगुलेटिंग एक्ट में बात की नहीं इसकी। नेक्स्ट बोल रहा है द पावर टू गवर्न वाज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द ईस्ट इंडिया कंपनी टू ब्रिटिश क्राउन, ये भी मैंने बात नहीं की रेगुलेटिंग एक्ट में। फोर्थ वाले में बोल रहे हैं कि द कंपनीज डायरेक्टर्स वर आस्क्ड टू प्रेजेंट टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑल करस्पॉन्डेंस एंड डॉक्यूमेंट्स पर्टेनिंग टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी। ठीक है, तो ये जो आपका बी वाला है रेगुलेटिंग एक्ट का हो जाएगा 4 वाला। ठीक है, कंपनीज के जो भी डायरेक्टर्स थे उनको क्या करना पड़ेगा, जो भी डॉक्यूमेंट्स एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड कंपनी के वो ब्रिटिश गवर्नमेंट में सबमिट करने पड़ेंगे वहां पे। ठीक है, तो ये आपका बी है, बी का हो जाएगा 4। तो बी का 4 होने से और डी का 1 होने से आपका ये जो ए है ये आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं चार्टर एक्ट ऑफ 1813, इससे आपका जो है वो हो जाएगा कंपनी स्टेट मोनोपोली इन इंडिया वाज एंडेड। इंडिया में जो कंपनी की मोनोपोली थी वो एंड कर दी गई थी चार्टर एक्ट ऑफ 1813 से, जो कि हम आगे नेक्स्ट अभी पढ़ेंगे कुछ देर बाद। तो क्या रहता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, इससे क्या किया गया था कि जो कंपनी जो थी ये जो आपका पावर जो थी, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को ट्रांसफर कर दी गई थी। ठीक है, इसको भी हम नेक्स्ट अभी पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट अब हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक को। नेक्स्ट टॉपिक में हम देखेंगे यहाँ पे चार्टर एक्ट ऑफ 1813 का चार्टर एक्ट। तो 1813 का चार्टर एक्ट आप देखेंगे तो इसमें बोला गया कि एनलाइटनमेंट ऑफ इंडियंस क्रिश्चियन मिशनरीज। अब हुआ क्या कि ये जो कंपनीज थी, कंपनीज जो भी चीजें चेंजमेंट कर रही थी, ठीक है, तो उसके लिए क्या किया इन्होंने, बोला कि हम इंडियन को एनलाइटनमेंट करेंगे। इसके लिए उन्होंने क्या किया, क्रिश्चियन जो मिशनरीज थे उनको भेजा, ठीक है, ब्रिटेन से इंडिया में, और बोला कि इनको बताओ कि जो हमारा रिलीजन है वो कैसा है और किस तरीके से क्या क्या चेंजेस हैं, ये सब इंडियंस को एनलाइटनमेंट करना है। उसके साथ साथ ही यहाँ पे ये जो हमारा एजुकेशन सिस्टम था उसको इम्प्रूव करने के लिए यहाँ पे रुपीज भी दिए गए थे। ओके, और उसके साथ यहाँ पे क्राउन सोवरेनिटी ओवर ब्रिटिश इंडिया, और यहाँ पे क्या हुआ कि जो ब्रिटिश इंडिया है उसके ऊपर जो सोवरेनिटी रहेगी वो क्राउन की रहेगी, ना कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसकी रहेगी। ये भी इसके अंडर ही डाला गया था। उसके बाद जो चार्टर एक्ट ऑफ 1830 था, इससे क्या किया, ओपन टू ऑल एक्सेप्ट टी एंड ओपीएम एंड ट्रेड विद चाइना। हुआ क्या कि यहाँ पे जो मोनोपोली थी, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी की, वो एंड कर दी गई थी। ठीक है, बोला गया कि जो भी कंपनी है वो यहाँ पे आके ट्रेड वगैरह है वो कर सकती है, केवल 2 चीजों को छोड़ के, एक आपका जो टी एंड ओपीएम है उससे रिलेटेड जो ट्रेड है वो नहीं करना है, और चाइना के साथ में ट्रेड नहीं करना है। ओके, नेक्स्ट जो है आपका कंपनीज मोनोपोली ओवर इंडियन ट्रेड फिनिश्ड। जो कंपनी की मोनोपोली थी इंडियन ट्रेड के ऊपर वो फिनिश कर दी गई थी। यूरोपियन जो भी कंपनीज थी वो यहाँ पे आके जो भी ट्रेड है वो कर सकती थी। ये जो चार्टर एक्ट ऑफ 1813 है इससे रिलेटेड जो एमसीक्यू है उसको भी हम देख लेते हैं यहाँ पे। तो चार्टर एक्ट ऑफ 1813 जो है उससे का एमसीक्यू जो है यहाँ पे देख लेते हैं। ये है आपका कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट चार्टर एक्ट ऑफ 1813। बोल रहा है कि इट एंडेड द ट्रेड मोनोपोली ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया एक्सेप्ट फॉर ट्रेड इन टी एंड ट्रेड विद चाइना। तो जो आपकी फर्स्ट वाली स्टेटमेंट है ये बिल्कुल सही है। यहाँ पे ये जो आपका एक्ट है इससे जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसकी जो मोनोपोली थी वो बिल्कुल बिल्कुल एंड कर दी गई थी, केवल जो ट्रेड है चाइना का उससे रिलेटेड और जो टी में ट्रेड है उससे रिलेटेड। ओके, नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है यहाँ पे बोल रहा है कि इट असर्टेड द सोवरेनिटी ऑफ द ब्रिटिश क्राउन ओवर द इंडियन टेरिटरीज हेल्ड बाय द कंपनी। तो बोल रहा है यहाँ पे जो था जो ब्रिटिश क्राउन थी उसकी सोवरेनिटी दे दी गई थी कंपनी के ऊपर। तो ये सेकंड वाली स्टेटमेंट है ये भी बिल्कुल ठीक है, जो कि मैंने अभी पढ़ा भी था। ठीक है, तो यहाँ पे जो फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट है ये आपकी ठीक हो जाएंगी। फर्स्ट एंड सेकंड के ठीक होने से आपका ये जो बी वाला ऑप्शन है और आपका जो सी वाला ऑप्शन है ये आपका कैंसिल हो जाता है। लास्ट में बचता है आपका ए एंड डी। अब थर्ड स्टेटमेंट को देख लेते हैं। थर्ड स्टेटमेंट में बोल रहा है कि द रेवेन्यूज ऑफ इंडियन वर नाउ कंट्रोल्ड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट। तो ऐसी कोई बात नहीं हुई थी कि जो भी कंपनी से रिलेटेड जो रेवेन्यू होगा वो ब्रिटिश पार्लियामेंट कंट्रोल करेगी। तो ये जो थर्ड वाली स्टेटमेंट है ये बिल्कुल रॉन्ग हो जाती है। तो यहाँ पे आपका जो राइट है वो आपका हो जाएगा ए 1 एंड 2 ओनली। ओके, यहाँ पे आपका एक्सप्लेनेशन जो है यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे आप इसको अच्छे तरीके से पढ़ भी सकते हो।
ओके, अब नेक्स्ट यहाँ पे ये देख लेते हैं कि यहाँ पे एक एमसीक्यू है आपका चार्टर एक्ट ऑफ 1793 का, जो कि ये चार्टर एक्ट है ज्यादा पॉलिटी में कवर नहीं किया जाता है, लेकिन इससे रिलेटेड एक एमसीक्यू आया हुआ था, उसको हम देख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहीं पे हम चार्टर एक्ट ऑफ 1793 को भी डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहा है कि वाई अ रेगुलेशन इन 1793 डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर वाज डिप्राइव्ड ऑफ हिज जुडिशियल पावर्स एंड मेड द कलेक्टिंग एजेंट ओनली। व्हाट वाज द रीजन फॉर सच रेगुलेशन। बोला जा रहा है कि जो चार्टर एक्ट ऑफ 1793 था उससे एक रेगुलेशन लाया गया और बोला गया कि जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है उसके पास जुडिशियल पावर्स नहीं रहेगी, वो केवल कलेक्टिंग एजेंट रहेगा। वो क्या करेगा, केवल जो टैक्स वगैरह है उसको ही कलेक्ट कर सकता है। तो ऐसा रेगुलेशन क्यों किया गया, क्या रीजन था। तो फर्स्ट वाले में बोल रहा है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस फेल्ट दैट डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स एफिशिएंसी ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन वुड इनॉर्मसली इंक्रीज विदाउट द बर्डन ऑफ अदर वर्क। ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस सोच रहे थे कि जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है उनकी एफिशिएंसी रेवेन्यू कलेक्शन की बढ़ जाए बिना किसी अदर वर्क के बर्डन के। नेक्स्ट में बोल रहा है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस फेल्ट दैट जुडिशियल पावर्स शुड कंपल्सरली बी इन द हैंड्स ऑफ यूरोपियंस while Indians can be given the job of revenue collection in the districts. नेक्स्ट में बोल रहे हैं कि लॉर्ड कॉर्नवालिस वाज अलार्म्ड एट द एक्सटेंट ऑफ पावर कॉन्सेंट्रेटेड इन द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर एंड फेल्ट दैट सच एब्सोल्यूट पावर वाज अनडिजायरेबल इन द वन पर्सन। नेक्स्ट में बोल रहे हैं कि द जुडिशियल वर्क डिमांडेड अ डीप नॉलेज ऑफ इंडिया एंड अ गुड ट्रेनिंग इन लॉ एंड लॉर्ड कॉर्नवालिस फेल्ट दैट द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर शुड ओनली वी आर रेवेन्यू कलेक्टर। ये जो 4 स्टेटमेंट है ये आपकी दे रखी है। तो आप अगर आप देखेंगे थर्ड वाली स्टेटमेंट को, सी वाली स्टेटमेंट को, इसमें बोल रहे हैं कि लॉर्ड कॉर्नवालिस वाज अलार्म्ड एट द एक्सटेंट ऑफ पावर कॉन्सेंट्रेटेड इन द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। मीन्स डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास में अगर ज्यादा की ज्यादा पावर्स जो है वो कॉन्सेंट्रेट रहेगी तो इससे क्या रहेगा कि जो भी पर्टिकुलर पर्सन है उसके पास में एब्सोल्यूट पावर हो जाएगी, उससे वो गलत डिसीजन भी ले सकता है। इसीलिए उन्होंने क्या किया कि जो जुडिशियल पावर्स थी वो डिप्राइव कर दी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की और बोला गया कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का काम जो है वो केवल होगा रेवेन्यू को कलेक्ट करना। ठीक है, यहाँ पे हम देख सकते हैं जो चार्टर एक्ट ऑफ 1793 है उसके फीचर्स। ठीक है, तो बोल रहा है कि इट एक्सटेंडेड द फर्स्ट डिमांड ऑफ कॉर्नवालिस अबव टू ऑल फ्यूचर गवर्नर जनरल एंड गवर्नर्स ऑफ प्रेसिडेंसी। ठीक है, जो आपकी डिमांड है जो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने रखी थी कि जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है उनकी जो जुडिशियल पावर है उसको डिप्राइव कर दिया जाए और उनके पास में केवल जो रेवेन्यू है उसके कलेक्शन की पावर रहे। तो वो चार्टर एक्ट ऑफ 1793 से ही स्टार्ट हुआ था, एक्सटेंड किया गया था। उसके बाद बोला गया रॉयल अप्रूवल मैंडेट फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर जनरल गवर्नर्स एंड कमांडर इन चीफ। ठीक है, जो रॉयल अप्रूवल है वो मैंडेट रहेगा। ठीक है, ये जो भी गवर्नर्स हैं या जो गवर्नर जनरल्स हैं उनके अपॉइंटमेंट के लिए। उसके बाद बोला गया रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन वाज सेपरेटेड फ्रॉम जुडिशरी फंक्शन। जो रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन था उसको जुडिशरी फंक्शन से सेपरेट कर दिया गया। डिसअपियरेंस ऑफ माल अदालत, और जो माल अदालत जो थी उसको डिसअपियर कर दिया गया था। नेक्स्ट जो है सीनियर ऑफिशियल्स ऑफ कंपनी डिवेयर्ड फ्रॉम लिविंग इंडिया विदाउट परमिशन सीन एज रेजिग्नेशन। उसके साथ बोला गया कि जो भी कंपनी के सीनियर ऑफिसर्स रहेंगे, ठीक है, उनको बिना किसी परमिशन के उनको इंडिया से डिवेयर्ड किया जा सकता है। इसको रेजिग्नेशन की तरह देखा जाने लगा। उसके साथ ही यहाँ पे गेव गवर्नर जनरल मोर कंट्रोल ओवर प्रेसिडेंसीज बॉम्बे एंड मद्रास। जो गवर्नर जनरल था उसको बहुत ज्यादा पावर दे दी गई, ठीक है, कि बॉम्बे और मद्रास को कंट्रोल करने के लिए। उसके साथ ट्रेड मोनोपोली ऑफ कंपनी एक्सटेंडेड फॉर 20 ईयर्स। ठीक है, जो ट्रेड मोनोपोली थी जो कंपनी की वो नेक्स्ट 20 ईयर्स के लिए एक्सटेंड कर दी गई थी। कमांडर इन चीफ नॉट टू बी अ मेंबर ऑफ गवर्नर जनरल इन काउंसिल अनलेस अपॉइंटेड। जो कमांडर इन चीफ है वो गवर्नर जनरल का जो काउंसिल है उसका मेंबर नहीं हो सकता जब तक वो अपॉइंट ना किया जाए उसमें। उसके बाद है मेंबर ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल पेड आउट ऑफ इंडियन रेवेन्यू। जो भी मेंबर रहेंगे बोर्ड ऑफ कंट्रोल के उनको जो भी सैलरी वगैरह पे की जाएगी वो इंडियन रेवेन्यू से ही पे की जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट है आपका कंपनी कैन गिव लाइसेंस ऑफ ट्रेड टू इंडिविजुअल्स एंड इट्स ओन एम्प्लॉयज टू ट्रेड इन इंडिया पेव्ड द वे फॉर शिपमेंट ऑफ ओपियम टू चाइना। बोला गया कि जो कंपनी है वो लाइसेंस दे सकती है पर्टिकुलर किसी इंडिविजुअल को या खुद के जो एम्प्लॉयज हैं उनको इंडिया में ट्रेड करने के लिए। ओके, अब नेक्स्ट यहाँ पे देख लेते हैं आपका जो नेक्स्ट है आपका चार्टर एक्ट ऑफ 1833। ठीक है, तो चार्टर एक्ट ऑफ 1833 को हम देखेंगे तो यहाँ पे क्या हुआ कि जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था उसको बना दिया गया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो जो आपके फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है जो आपके थे ये आपके बने लॉर्ड विलियम
बेंटिक। यहाँ पे आप देख सकते हो लॉर्ड विलियम बेंटिक जो थे ये आपके फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बने। उसके साथ ही यहाँ पे ऑल सिविल एंड मिलिट्री पावर्स टू गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, जो भी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था इसी को ही सारी की सारी जो सिविल और मिलिट्री पावर्स थी वो आपको ट्रांसफर कर दी गई थी। उसके बाद है अटेम्प्ट टू इंट्रोड्यूस ओपन कंपटीशन। हुआ क्या कि जो भी सिविल सर्वेंट थे, जो भी उनको अपॉइंट किया जाता तो बिना किसी कंपटीशन के डायरेक्टली जो ब्रिटिश होते थे उनको ही अपॉइंट कर लिया जाता था। लेकिन यहाँ पे क्या किया गया, ट्राई किया गया कि जो ओपन कंपटीशन है वो स्टार्ट की जाए। ठीक है, इंट्रोड्यूस करने के लिए अटेम्प्ट किया गया था लेकिन इंट्रोड्यूस नहीं हो पाई थी। ठीक है, उसके साथ यहाँ पे चार्टर एक्ट ऑफ 1813 जो है आपका टू वार्ड सेंट्रलाइजेशन, ये सेंट्रलाइजेशन के बेस पे था कि हमको क्या करना है कि जो भी पर्टिकुलर चीजें हैं उसको फिर से सेंट्रलाइज करना है एक तरीके से। और सेंट्रल लेजिस्लेचर फॉर इंडिया, इंडिया के लिए एक सेंट्रल लेजिस्लेचर को स्टैब्लिश किया गया था। एंडेड एक्टिविटीज ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी एज कॉमर्शियल बॉडी। ठीक है, एंड बिकम एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी। जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसकी जो भी एक्टिविटीज थी पहले कॉमर्शियल बॉडी की तरह थी, वो क्या कर दी गई, एंड कर दी गई और बोला गया कि ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी है अब क्या बन गई, एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बन गई। ये क्या करेगी, जो भी इसने इंडिया में पोजेशन करी है टेरिटरीज उनका ये क्या करेगी, एडमिनिस्ट्रेशन भी देखेगी। ठीक है, आपका था चार्टर एक्ट ऑफ 1833। इससे रिलेटेड जो एमसीक्यू है उसको भी हम देख लेते हैं यहाँ पे। इससे पहले यहाँ पे हम एक और आपका 1813 जो चार्टर एक्ट है उससे रिलेटेड एमसीक्यू उसको भी देख सकते हैं। बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग लेड टू द इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया। तो बोल रहा है फर्स्ट वाले में चार्टर एक्ट ऑफ 1813, नेक्स्ट में बोल रहा है जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823 और थर्ड में बोल रहा है ओरिएंटलिस्ट एंड एंग्लिस्ट कंट्रोवर्सी। ठीक है, तो बोल रहा है कौन कौन सी जो स्टेटमेंट है वो सही है जिसने कि जो इंग्लिश एजुकेशन है इंडिया में उसको लेड किया था। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो राइट ऑप्शन है वो आपको हो जाएगा डी, क्योंकि तीनों की तीनों ही जो इंग्लिश एजुकेशन इंडिया में आई थी उसके लिए ये मानी जाती है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो बोल रहा है कि इन 1823 गवर्नर जनरल काउंसिल ने अपॉइंट किया जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन। ठीक है, जिसने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी एंड ग्रांट किए 1 लाख रुपीज फॉर एजुकेशन, एजुकेशन के लिए 1 लाख रुपीज भी ग्रांट किए थे। ठीक है, उसके साथ ये जो कमेटी थी इसमें 10 यूरोपियन मेंबर्स थे, जो कि लॉर्ड मोकले जो थे वो प्रेसिडेंट थे इस टाइम। और जो कमेटी थी उसने डिसाइड किया कि जो भी ओरिएंटल लिटरेचर से उसको क्या करना पड़ेगा, इम्प्रूवमेंट करेगा। इसी के बेस पे ही जो आपके ओरिएंटलिस्ट थे और जो एंजलिस्ट थे उनके बीच में कंट्रोवर्सी हुई थी, उनके बीच में काफी सारे टसल्स हो गए थे। जो थर्ड वाली स्टेटमेंट है ये आपकी सही है और जो आपकी सेकंड वाली स्टेटमेंट है ये भी आपकी ठीक है। और जो नेक्स्ट है आपका चार्टर एक्ट ऑफ 1813, इसको तो हमने देख ही लिया कि जब हमने पढ़ा था तो उसमें बताया था कि जो आपका एजुकेशन सिस्टम है उसको इम्प्रूव करने के लिए यहाँ पे 1 लाख रुपीज का जो ग्रांट है वो मिला हुआ था। नेक्स्ट हम देख लेते हैं चार्टर एक्ट ऑफ 1833 को। यहाँ पे बोला गया विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस वाज नॉट मेड इन चार्टर एक्ट ऑफ 1833। चार्टर एक्ट ऑफ 1833 में कौन कौन से जो प्रोविजंस थे वो नहीं लाए गए थे। ठीक है, तो फर्स्ट वाले में बोल रहा है कि ट्रेडिंग एक्टिविटीज ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी वर टू बी एबोलिश। जो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो ट्रेडिंग एक्टिविटीज है वो एबोलिश कर दी जाएगी। ठीक है, तो पूरी तरीके से एबोलिश कर दी गई। तो ये जो फर्स्ट वाली स्टेटमेंट है ये आपकी सही है, लेकिन यहाँ पे बोल रहा है नॉट। ठीक है, बी वाले बोल रहा है कि द डेजिग्नेशन ऑफ द सुप्रीम अथॉरिटी वाज टू बी चेंज एज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया इन काउंसिल। ठीक है, ये जो सेकंड स्टेटमेंट है ये राइट है। उसके बाद थर्ड में बोल रहा है कि ऑल लॉ मेकिंग पावर्स टू बी कन्फर्ड ऑन गवर्नर जनरल इन काउंसिल। जितनी भी लॉ मेकिंग पावर थी वो गवर्नर जनरल काउंसिल के पास में कन्फर्ड कर दी गई थी। तो ये जो स्टेटमेंट है ये भी आपकी सही है। नेक्स्ट में बोल रहा है कि एन इंडियन वाज टू बी अपॉइंटेड एज अ लॉ मेंबर इन द गवर्नर जनरल काउंसिल। तो ये जो डी वाला है ये आपका रॉन्ग है, क्योंकि ऐसा कोई भी प्रोविजन नहीं था चार्टर एक्ट ऑफ 1833 में कि जो भी लॉ मेंबर रहेगा ठीक है वो इंडियन होगा। ठीक है, तो इससे आपका जो डी है ये आपका राइट हो जाएगा, जो कि आपका प्रोविजन चार्टर एक्ट ऑफ 1833 में मेंशन नहीं किया गया था। नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं चार्टर एक्ट ऑफ 1853। तो यहाँ पे आप देखेंगे चार्टर एक्ट ऑफ 1853 इसमें बोल रहा है कि सेपरेट लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शंस। इसने क्या किया, जो भी लेजिस्लेटिव फंक्शंस थे और जो एग्जीक्यूटिव फंक्शंस थे उनको बिल्कुल अलग अलग सेपरेट कर दिया था। उसके साथ ही जो आपकी लेजिस्लेटिव काउंसिलर्स थे वो बनाई गई थी, जिसमें 6 न्यू मेंबर्स जो थे वो डाले गए थे। उसके साथ ही यहाँ पे ओपन कंपटीशन फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ सिविल सर्विस। ठीक है, जैसा कि हमने देखा था चार्टर एक्ट ऑफ 1833 में
अटेम्प्ट किया गया था कि ओपन कंपटीशन को इंट्रोड्यूस किया जाए, लेकिन इंट्रोड्यूस नहीं कर पाए थे। यहाँ पे क्या हुआ, चार्टर एक्ट ऑफ 1853 में जो ओपन कंपटीशन थी उसको इंट्रोड्यूस कर दिया गया था। ओके, उसके साथ ही मैकुले कमेटी को स्टेब्लिश किया गया 1854 में, और जो कंपनी का रूल था वो एक्सटेंड कर दिया गया था। यहाँ पे फर्स्ट टाइम लोकल रिप्रेजेंटेशन इन इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल, जो इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल थी उसमें फर्स्ट टाइम जो लोकल रिप्रेजेंटेशन था वो भी यहाँ पे दिया गया था, और जो 4 मेंबर्स थे लोकल गवर्नमेंट के वो यहाँ पे आए हुए थे, जैसे कि मद्रास, बॉम्बे, बंगाल एंड आगरा से। ठीक है, ये आपका था चार्टर एक्ट ऑफ 1853। यहाँ पे हम देख लेते हैं चार्टर एक्ट ऑफ 1853 से रिलेटेड। यहाँ पे इससे रिलेटेड कोई एमसीक्यू नहीं है, ठीक है, जो कि अभी तक नहीं आया, लेकिन फ्यूचर में कभी भी यूपीएससी में आ सकता है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इनको भी अच्छे तरीके से फोकस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने देख लिया चार्टर एक्ट ऑफ 1853। नेक्स्ट है हमारा क्राउन रूल। क्राउन रूल जो आपका हमारा 1858 से 1947 तक चला, और इसमें भी कई सारे जो लॉज हैं उनको हम अच्छे तरीके से नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक आपको क्या करना है कि जितने भी ये जो मैंने आपको एक्ट पढ़ाए हैं इनको आपको अच्छे तरीके से एक बार ओवरव्यू करना है, अच्छे तरीके से इनको पढ़ना है, और इसकी जो पीडीएफ है वो मैं जो टेलीग्राम में चैनल बना हुआ है उसमें अपलोड कर दूंगा। ठीक है, और इसके जो एमसीक्यूज है वो भी आप अच्छे तरीके से फोकस कर सकते हो, और उसके लिए जो प्रैक्टिस के लिए जो एमसीक्यूज होंगे वो भी मैं 1-2 दिन में यहाँ पे जैसे ही ये आपका लेक्चर का पूरा कंप्लीट हो जाएगा उसको हम क्या करेंगे, अपलोड कर देंगे, जिससे कि आप वहाँ पे अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हो फर्दर न्यू एमसीक्यूज के लिए भी। ओके, तो इस तरीके से ये जो मैंने पढ़ाया है इससे क्या होगा कि आपके जो टॉपिक्स है वो भी कवर हो जाएंगे, और उनके साथ साथ जो एमसीक्यू प्रैक्टिस है वो भी आपकी हो जाएगी। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो अच्छे तरीके से इसको देखें, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा जो नीडेबल पर्सन है उनको ये वीडियो मिल सके। ठीक है, और जो भी अगर मुझे कुछ इम्प्रूवमेंट करना है तो मुझे आप सजेस्ट भी कर सकते हो किस तरीके से मैं उसको और ज्यादा इम्प्रूव कर सकता हूँ। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर इट, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।